नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विशेष में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ। आज एक ऐसे विशेष विषय के साथ आपके सामने हूँ जो हमारे भविष्य की रूपरेखा खींच सकता है, खासकर बीजेपी के भविष्य की। लोकतंत्र के समय चक्र में एक बार फिर से वक्त सियासी समर का है। इस साल अलग अलग महीने में 9 राज्यों की जनता अपने राजनीतिक कर्णधारों को चुनने वाली है। जनता के नुमाइंदे विधानसभा में जाकर लोगों की दशा और राज्य के विकास की दिशा तय करेंगे। त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हैं। त्रिपुरा में 16 फरवरी जबकि मेघालय और नागालैंड में एक साथ 27 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे। इस साल त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, कर्नाटक, मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों को सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, और क्यों न कहा जाए। दरअसल इन विधानसभा चुनाव के खत्म होते ही कुछ ही महीनों बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि इन विधानसभा चुनाव के नतीजों का असर लोकसभा चुनाव 2024 पर भी पड़ेगा। ऐसे में सभी राज्यों में सियासी बिसात बिछाई जाने लगी है और राजनीतिक समीकरणों को कसौटी पर कसा जाने लगा है। इन 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में विपक्षी एकता से लेकर बीजेपी की चुनावी मशीनरी तक सबका परीक्षण होने वाला है। 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम सियासी दलों ने अपनी तैयारियां जरूर शुरू कर दी हैं, लेकिन हम खास तौर पर बीजेपी की चुनावी रणनीति को आज समझने की कोशिश करने वाले हैं और चुनौतियों पर भी नजर जरूर डालेंगे ताकि आप और हम समझ सकें कि बीजेपी कहां खड़ी है। क्योंकि बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं मंत्र फूंकने शुरू किए हैं। बीजेपी की रणनीति पिछले 10 सालों के साथ कई पड़ावों से होकर गुजरी है। आपको मैं 2014 याद दिलाना चाहूंगी। 2014 में ब्रांड मोदी को लॉन्च किया गया। अच्छे दिन से विकास की नीतियों की पैकेजिंग की गई। तमाम विज्ञापन एजेंसियों से विचार विमर्श करके सियासी रणनीति की मार्केटिंग की गई और ये खूब बिका भी। गुजरात मॉडल देश का विकास मॉडल बना। बीजेपी सत्ता में आई, पूरे गाजे बाजे के साथ आई और कम से कम 5 साल तो यूं ही गुजर गए। काम कुछ हुआ लेकिन बोल वचन भी खूब हुए और फिर सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ विकास और सामाजिक समता नीतियों की पैकेजिंग की गई। दलित राजनीति को खूब साधा गया। ओबीसी को विकास पथ की राह दिखाई गई। इस दौरान राष्ट्रवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, विश्व गुरु भारत जैसे मसलों को भी सियासी धरातल पर खूब चमक दमक के साथ उतारा गया। अब 2024 का रण नजदीक है, लेकिन उसे पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनावों की परीक्षा को भी पास करना है। इस सत्ता के सेमीफाइनल और फाइनल के लिए बीजेपी ने अपना विकास रथ राजनीति के हाईवे पर उतार दिया है, या यूं कहें कि अश्वमेध यज्ञ की शुरुआत कर दी है। आज बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने जन सैलाब बटोरना शुरू कर दिया है। जानकार ये कहते हैं कि फर्क पड़ने लगा है। अब ये बीजेपी के लिए बड़ा सरदर्द है और नहीं भी है तो बन सकता है, क्योंकि आज भी कांग्रेस सत्ता की दूसरी बड़ी दावेदार मानी जा रही है। उसका वोट शेयर भी ज्यादा दर का नहीं है। यदि हम क्षेत्रीय दलों की बात करें तो कई क्षेत्रीय दलों ने भी अपना वजूद मजबूत कर लिया है और जो बीजेपी के लिए एक चुनौती की तरह है। बीजेपी के निशाने पर भी ये क्षेत्रीय दल होंगे। अर्थव्यवस्था हिंदुत्व पर भारी पड़ रही है। वहीं विश्व पटल पर भारत की बढ़ते दखल को भी बीजेपी कैश कराने में कोई असर नहीं छोड़ रही है। G20 सम्मेलन इसकी बड़ी मिसाल है। एक उत्सव की तरह जब G20 सम्मेलन भारत के शहरों में आयोजित होगा तो लोकतंत्र का पर्व अछूता नहीं रहेगा। बीजेपी इसे चुनावी रणनीति की तरह इस्तेमाल करना चाह रही है। हाल ही में जो बीजेपी के कई नेताओं ने ये समझा कि बीजेपी में एक बार फिर से नई तरह के ऊर्जा को भरने की जरूरत है। तो जो बीजेपी कार्यकारिणी हाल फिलहाल में हुई है, इसमें भी ये चिंता सामने आई। बीजेपी हाईकमान के सियासी सरोकार भी सामने आए। मोदी ने पार्टी नेताओं को बेवजह बयानबाजी करने से मना किया। पसमानदा और बोरा मुस्लिमों से संपर्क अभियान की भी बात की।
ये बात ऐसे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की अब तक की रणनीति हिंदुत्ववादी रही है और अब जिस तरह से मुसलमानों को भी शामिल करने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही है, उससे क्या फर्क पड़ेगा ये हमें देखना होगा। बेलगाम बयानबाजी बीजेपी के लिए मुसीबत का सबब बन चुकी है और मोदी जिस विकास के एजेंडे की बात करते हैं उसे भटकाता भी है और ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी माना है। पसमानदा की अपनी अलग ही सियासी गणित है जिसे पार्टी कैश करना चाहती है। वहीं पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ाकर 2024 तक की प्रशासनिक निश्चिंतता तय कर ली गई है। मंदिर मसले के जरिए हिंदुत्व को भी उकेरने की कोशिश है। आदिवासी और ओबीसी को भी अपना बनाना है। रणनीति के कई पेच हैं। आज हम सभी चुनावी राज्यों में बीजेपी के चुनावी रणनीति का विश्लेषण करेंगे, दूसरे राजनीतिक दलों की चुनावी स्ट्रैटेजी पर भी गौर करेंगे और हमारी रिपोर्ट में राजनीतिक विश्लेषक की मंजी हुई राय भी आप देखेंगे जो हमारी रिपोर्ट को एक 360 डिग्री का आयाम देगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये विशेष बीजेपी का अश्वमेध यज्ञ। तो बात सबसे पहले 2023 के 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की करते हैं। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई मसलों पर बेहद गंभीरता से विचार किया गया। इससे बीजेपी की रणनीति का अंदाजा भी हुआ। बूथ मैनेजमेंट पर जोर रहा। 72,000 बूथों की पहचान की गई जहां काम करना जरूरी है। साथ में कमजोर सीटों की भी पहचान करने की पहल की गई है। पार्टी अध्यक्षता की कमान फिलहाल 2024 तक जेपी नड्डा के हाथों ही रहेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नेताओं से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए कमर कसने का आह्वान किया है। 2014 में केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद से बीजेपी ने ज्यादातर चुनाव में जीत हासिल की है। वे एक ऐसा माहौल भी बनाने में बीजेपी कामयाब रही है जिसके सामने विपक्ष हमेशा कमजोर सा दिखाई दिया। हालांकि जब से राहुल गांधी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले हैं थोड़ी हवा जरूर बदली है, लेकिन चुनाव में इसका कितना फायदा होगा यह अभी तक नहीं कहा जा सकता। विपक्ष अभी भी बिखरा सा ही दिख रहा है। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भी विपक्ष की क्या राय है सब सामने नहीं है। 9 चुनावी राज्यों में बीजेपी की स्थिति पर एक रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और ये आपको बहुत हद तक ये बताने में सक्षम है ये रिपोर्ट कि बीजेपी आने वाले समय में किस रणनीति पर काम करने वाली है। दो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों की लड़ाई है और इसे सिंहासन का सेमीफाइनल भी कह सकते हैं। हाल ही में जब गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए तो पहाड़ी राज्य में कांग्रेस सत्ता हासिल करने में कामयाब रही थी, जबकि बीजेपी के लिए कहीं खुशी कहीं गम वाली स्थिति बनी। गुजरात में तो प्रचंड जीत मिली, लेकिन 15 साल से दिल्ली एमसीडी की सत्ता पर काबिज बीजेपी को नई नवेली आम आदमी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। ऐसे में इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव दिलचस्प हो गए हैं। दरअसल 2023 में होने वाले चुनाव 2024 से पहले सेमीफाइनल की तरह हैं। सभी पार्टियां विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगी। बीजेपी की कोशिश होगी कि वो मोदी लहर बरकरार का संदेश देने में कामयाब रहे। इस साल हमें 9 प्रदेशों में चुनाव को लड़ना है और अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो उन्होंने सारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का आह्वान किया कि कमर कसकर लग जाएं, हमें एक भी चुनाव नहीं हारना है। जो 9 विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ 2003 से लगातार भाजपा की सरकार है। बीच में 2018 में 15 महीने के लिए कांग्रेस को सत्ता मिली थी और कमलनाथ सीएम बने, लेकिन जल्द ही सियासी खेल हो गया। करीब 17 साल से शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भोपाल में सियासी हालात के बारे में बताया गया कि हाल में भाजपा का इंटरनल सर्वे हुआ है। इसमें पता चला है कि 30% सीटों पर भाजपा का कोई मुकाबला नहीं है, जबकि 30% विधानसभा सीटों पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है।
बाकी 49% सीटों पर कांटे की टक्कर दिख सकती है। ऐसे में भाजपा के लिए मध्य प्रदेश में कमल खिलाना पहले जैसा आसान नहीं है। भाजपा के सामने बड़ा एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले या बाद में भाजपा मुख्यमंत्री का अपना चेहरा बदल सकती है। दिलचस्प ये है कि जिस नाम की चर्चा सबसे ज्यादा है उस पर पार्टी के भीतर ही आम सहमति नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 2 साल पहले कांग्रेस से भाजपा में आए। केंद्र में उन्हें काफी तवज्जो मिली, मंत्री पद भी मिला और पीएम नरेंद्र मोदी से नजदीकियां भी बढ़ी। हालांकि मध्य प्रदेश में शिवराज के उत्तराधिकारी के तौर पर उनके नाम पर आम राय नहीं है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो ये एक ऐसा राज्य है जहां भूपेश बघेल भाजपा को उसी की रणनीति से मात दे रहे हैं। जी हां, गाय, गोबर और हिंदुत्व उनके एजेंडे में शामिल है। गोबर सरकार खरीद रही है और इन सब चीजों को कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ दिया। उधर रमन सिंह के बाद भाजपा के पास फिलहाल कोई नया चेहरा नहीं है। ऐसे में रमन सिंह अब भी ताल ठोक रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो यहाँ भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस सरकार की लोक लुभावन योजनाएं हैं, क्योंकि गहलोत सरकार जनता में अच्छे काम का संदेश देने में कामयाब दिख रही है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, मुफ्त इलाज, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जा रही है। गहलोत सरकार रोजगार के आंकड़े गिना रही है। भाजपा को इसका तोड़ निकालना होगा। दक्षिण राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के नेता के चंद्रशेखर राव सीएम हैं। कुछ महीने पहले वो एंटी बीजेपी, एंटी कांग्रेस मोर्चा बनाने की कोशिश करते दिखे थे। तब माना जा रहा था कि वो 2024 के लिए नए प्लान पर काम कर रहे हैं। ऐसे में हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ते हुए भाजपा के लिए इस राज्य में कमल खिलाना आसान नहीं होगा। इतना जरूर है कि तेलंगाना राष्ट्र समिति को चुनौती देने की स्थिति में भाजपा दिख रही है, जो एक बड़ी बात है। मोदी सरकार के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को शायद एहसास हुआ होगा कि अब दिल्ली उतनी दूर नहीं है। दरअसल केंद्र ने पूर्वोत्तर में विकास को काफी प्राथमिकता दी है। इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। मेघालय में लोकसभा की 2, त्रिपुरा में 2, मिजोरम में 1 और नागालैंड की 1 सीट है। मेघालय और त्रिपुरा में भाजपा सत्ता में है। नागालैंड में विपक्ष रहित सरकार रही है। पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस को भारी नुकसान हुआ है। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद एक कर पूर्वोत्तर राज्यों से कांग्रेस की सियासी जमीन खिसकती चली गई। यानी कि ये राह उतनी आसान भी नहीं है। जाहिर है जीत के लिए मोदी मैजिक के साथ ही कई और चीजों की भी जरूरत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और अब हम एक एक करके विधानसभा के चुनावी राज्यों में बीजेपी की रणनीति और चुनौतियों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पूर्वोत्तर की, जहां की चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। पूर्वोत्तर के सभी 4 चुनावी राज्यों में बीजेपी का दांव लगा हुआ है। पार्टी इन राज्यों में कांग्रेस को बाहर करने में अभी तक कामयाब रही है। वे इन राज्यों में या तो अकेले या क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करके शासन कर रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस का लगभग सफाया हो गया है। इसके अधिकांश विधायक बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस के कुछ विधायकों ने क्षेत्रीय दलों से हाथ भी मिला लिया है। वैसे तो कांग्रेस द्वारा बीजेपी के आधिपत्य को चुनौती देने की संभावना अभी तक नहीं दिख रही, लेकिन ममता बनर्जी की टीएमसी त्रिपुरा और मेघालय में बीजेपी को चुनौती देने के लिए कमर कस रही है और ये बीजेपी के लिए एक चिंता का विषय है। – 2014 का सेमीफाइनल 2023 में खेला जाएगा और मैदान होगा पूर्वोत्तर का। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में सेमीफाइनल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ सियासी तपिश बढ़ गई है। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। त्रिपुरा में 16 जनवरी और बाकी दोनों राज्य मेघालय और नागालैंड में 27 फरवरी को मतदान होगा, जबकि नतीजे 2 मार्च को आएंगे। पूर्वोत्तर की जंग बीजेपी और कांग्रेस के लिए काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे 2023 में होने वाले चुनाव के भविष्य की सियासत को तय करने वाले हैं। इसलिए मिशन 2024 को सेमीफाइनल माना जा रहा है। जाहिर है कि चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। आज मोदी जी के नेतृत्व में वो बीज एक वटवृक्ष बनकर पूरे उत्तर पूर्व को, पूरे नॉर्थ ईस्ट को छांव देने का काम कर रहा है। मोदी जी ने जिस तरह से नॉर्थ ईस्ट को विकास के लक्ष्य तय किए, विकास के
लक्ष्य के साथ साथ एक भव्य पुरुषार्थ किया। 42 से ज्यादा बार मोदी जी 8 साल में नॉर्थ ईस्ट में आए हैं। हर 15 दिन में एक मंत्री केंद्र सरकार का नॉर्थ ईस्ट में आता है। त्रिपुरा में बीजेपी वामदलों के तिलिस्म को तोड़ते हुए अपने दम पर सरकार बनाई है, तो मेघालय और नागालैंड में सहयोगियों के तौर पर सरकार में शामिल है। 2014 के बाद से बीजेपी पूर्वोत्तर में सबसे बड़ी सियासी ताकत के रूप में उभरी है। 2018 के त्रिपुरा चुनाव में बीजेपी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज कर राज्य में दशकों से जारी वाम मोर्चा के शासन का अंत किया। त्रिपुरा में पार्टी ने 0 सीट से बहुमत हासिल करने और मत प्रतिशत में 41% बढ़ोतरी का कीर्तिमान बनाया था। बीजेपी अपनी सत्ता को एक बार फिर से बचाए रखने की कवायद में जुटी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी पिछले साल बदल दिया गया ताकि सत्ता विरोधी लहर को मात दिया जा सके। जाहिर है कि बीजेपी के सामने पूर्वोत्तर में अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चुनौती है, तो कांग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी के लिए बेताब है। हालांकि कांग्रेस के लिए अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचाने बढ़ाने की चुनौती इन चुनाव में रहेगी। त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में कांग्रेस का संगठन कमजोर है और उसकी जगह टीएमसी जैसे दल तेजी से अपना पांव पसार रही हैं। ममता बनर्जी का पूरा फोकस पूर्वोत्तर के राज्यों में कांग्रेस का विकल्प बनने की है, जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा फोकस रखा है। इसके चलते ही कांग्रेस ने त्रिपुरा में लेफ्ट पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया है, क्योंकि उसके साथ साथ लेफ्ट के लिए भी टीएमसी एक बड़ी चुनौती बन गई है। त्रिपुरा का मुकाबला त्रिकोणीय बन रहा है, जिसमें बीजेपी, टीएमसी और कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के बीच जंग होगी। वहीं मेघालय में एनसीपी और नागालैंड में नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की सरकार है। बीजेपी दोनों ही राज्यों में सहयोगी दल के तौर पर सरकार में शामिल है। ऐसे में इन राज्यों के नतीजे भी बीजेपी के लिए बेहद अहम साबित होंगे, जिसके लिए पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में जुटी है। मेघालय में पिछले दिनों टीएमसी के 2 और 1 निर्दलीय विधायक को बीजेपी ने अपने साथ मिला लिया है। क्षेत्रीय दलों से साझेदारी, जनजातीय रिश्तों के समीकरण और डबल इंजन सरकारों का फार्मूला लेकर बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। मिजोरम में भी विधानसभा चुनाव है। ऐसे में त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड के चुनावी नतीजों का असर आगामी चुनाव वाले राज्यों पर भी पड़ेगा। इसी के मद्देनजर बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने साल 2023 में होने वाले सभी विधानसभा चुनाव को आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अहम बताते हुए सभी राज्यों में जीत हासिल करने का आह्वान किया। ऐसे में साफ जाहिर है कि 3 राज्यों के चुनाव में जिस भी पार्टी को जीत मिलेगी, उससे आगामी चुनाव में उसके लिए सियासी आधार तैयार करने का मौका भी मिलेगा। उधर कांग्रेस अपने दम पर सिर्फ 2 राज्यों में छत्तीसगढ़ और राजस्थान की सत्ता में है, जबकि 5 साल पहले 2018 में चुनाव हुए तो 4 राज्यों में सरकार बनाने में वो सफल रही। लेकिन 2019 लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस के जरिए कांग्रेस के हाथों से सत्ता छीन ली। तेलंगाना में केसीआर सत्ता पर काबिज हैं। ऐसे में पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों के चुनावी नतीजों का आगामी चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, जिसके चलते बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ क्षेत्रीय दलों ने भी पूरी ताकत झोंक दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। अब हम हिंदी पट्टी की ओर रुख करते हैं। साल के आखिरी महीने में बीजेपी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जब 3 हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी विधानसभा चुनाव होंगे। यहाँ पर बीजेपी को विस्तार की जरूरत है। इस समय मध्य प्रदेश में बीजेपी और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसे में राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के खिलाफ एंटी इंक्यूमेंसी फैक्टर पर बीजेपी की आस टिकी हुई है। वहीं राजस्थान में गहलोत पायलट की जंग से कमजोर हुई राज्य कांग्रेस को एक तरह से हमला इस पर करके और उनकी वोट परसेंटेज को दरकार लेने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से है। वैसे कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से प्रदेश कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की जा रही है, लेकिन जन सैलाब ने बीजेपी के माथे पर शिकन जरूर लाया है। फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि इसका फर्क कितना पड़ेगा। हालांकि रणनीति के कई आयाम हैं और इसको अंजाम देने की कोशिश में बीजेपी लगी है।
आदिवासियों पर ध्यान लगा रही है, धार्मिक कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद के लिए नए चेहरों की जोरदार पैरवी हो रही है। लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार और पार्टी संगठन ने महत्वपूर्ण बदलाव के संकेत दे दिए हैं, लेकिन ये शायद 2024 चुनाव से पहले ही करना पड़े। बहरहाल जंग इन तीनों राज्यों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। ऐसे में कांग्रेस का अस्तित्व भी दांव पर है। हिंदी बेल्ट में चुनावी सरगर्मी तेज हो चली है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सियासी बिसात पर मोहरें बिछ गई हैं, चालों पर मंथन जारी है। इसी क्रम में बीजेपी ने अपने 2.5 घरों की चाल भी तय करनी शुरू कर दी है और जमीन पर इसे अंजाम देना भी शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर बीजेपी के लिए चिंता का विषय है। पिछली बार की तुलना से कांग्रेस का संगठन भी मजबूत है। बीजेपी कार्यकारिणी में सीएम चौहान ने बताया है कि प्रदेश में गरीबों और SC/ST से जुड़ी योजनाओं का अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। ये योजना चुनाव में कैसे गेम चेंजर साबित होगी। साथ में गुजरात की ही तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी अलग अलग समुदायों के मतदाताओं में पहुंच बढ़ाने के साथ बूथ कमेटियों को फिर से शुरू करने का प्लान है। गुजरात की तरह मध्य प्रदेश में भी बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। सत्ता बचाए रखने के लिए पार्टी नेतृत्व गुजरात फॉर्मूले को यहां भी लागू करने की तैयारी में है। एंटी इनकम्बेंसी से मुकाबले के लिए बीजेपी ने MP में कई स्तरों पर रणनीति तैयार की है। पार्टी नेताओं के बीच मतभेदों को दूर करने के साथ जोर इस बात पर है कि आम लोगों के बीच पहुंचा जाए। कैबिनेट फेरबदल की भी बात है। विधानसभा चुनावों में नए चेहरों को मौका देने के लिए 40-45% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी तो अपने जांचे परखे हुए, सोचे समझे हुए और आजमाए हुए नुस्खे पर ही चलेगी। उसकी रणनीति होगी हार्डकोर हिंदुत्व। पिछले दिनों जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई थी बीजेपी की, उसमें भी इस साल होने वाले जो 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं, उसको लेके जो रणनीति बनाई गई, जो खबरें सामने आई हैं, उससे साफ है कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, इन सब राज्यों में पार्टी अपनी पुरानी रणनीति पर ही चलेगी, यानी हिंदुत्व के रास्ते पर। राजस्थान की बात करें तो कांग्रेस की अंतर्कलह में बीजेपी अपना फायदा देख रही है। हाईकमान ने प्रदेश के नेताओं से कहा है कि गहलोत और पायलट गुट की खींचतान पर नजर बनाए रखने का निर्देश दिया है। बूथ मैनेजमेंट पर काम हो रहा है। सभी 64,000 बूथों का डिजिटाइजेशन किया गया। मंत्रियों सहित सभी बड़े नेताओं को निर्देश दिया गया कि वो एक बूथ पर 10 दिन बिताएं और इसके साथ साथ युवाओं को आगे लाने के प्रयास भी शुरू किए गए। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि जिन लोगों को टिकट नहीं मिला वो विद्रोह पर उतर आए। मध्य प्रदेश में बीजेपी इस हालत को दोहराना नहीं चाहती। ये भी सच है कि राज्य में पार्टी आंतरिक मतभेदों से त्रस्त है। इन्हें दूर करने की कोशिशें अभी से शुरू हो चुकी हैं। पार्टी ने महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों और SC/ST समुदाय को साधने के लिए भी खास रणनीति बनाई है। इसमें सबसे ज्यादा जोर इस बात पर है कि केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ हितग्राहियों को मिल सके। कुल मिलाकर पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि गुजरात फॉर्मूले के सहारे MP में भी एंटी इनकम्बेंसी से पार पाया जा सकता है। जो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ बहुत सारे आदिवासी धर्मांतरण के बाद ईसाई बन चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में 15 महीने कमलनाथ की सरकार के छोड़ दें तो 20 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उसमें से भी ज्यादातर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहे हैं। छोटे छोटे कार्यकाल छोड़ दें उमा भारती और बाबूलाल गौर के, तो बीजेपी के सामने चुनौती यह है कि एक तो बीजेपी और शिवराज सिंह दोनों के प्रति जो सत्ता विरोधी जो मानस है मतदाताओं का, उसे कैसे काउंटर करें, उसे किस तरह से खारिज करवाएं जनता की नजर में। छत्तीसगढ़ में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता में वापसी के लिए बीजेपी ग्राउंड पर लड़ने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के नेता 2 महीने में 66 विधानसभा और राज्य की 11,000 ग्राम पंचायतों तक पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। बीजेपी पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास गरीबों को दिलाने के लिए पदयात्रा करेगी। इतना ही नहीं, विधानसभा क्षेत्र में विधायकों का घेराव भी किया जाएगा।
शहरी क्षेत्र में वार्ड स्तर के कार्यक्रम की भी योजना बनाई गई है। बीजेपी केंद्रीय योजनाओं को लेकर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार से लड़ने की रणनीति बना रही है। साथ में छत्तीसगढ़ में बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुखर है। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी को नए सिरे से रणनीति बनानी पड़ रही है। एंटी इनकम्बेंसी पर भरोसा है, कांग्रेस के अंदरूनी कलह से उम्मीदें हैं और दलित, आदिवासियों, महिलाओं पर दांव भी है। कितनी सफल हो पाती है बीजेपी की ये रणनीति, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज। अगर हम दक्षिण की चर्चा न करें और बीजेपी के महत्वाकांक्षा को याद न करें तो शायद ये विशेष न रहे। दक्षिण का चुनाव भी दिलचस्प होने वाला है। यहाँ कर्नाटक, तेलंगाना, केरल में चुनाव होने वाले हैं। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी दक्षिण भारत के किसी भी राज्य में अपनी पैठ नहीं बना पाई है। दक्षिण भारत देश का ऐसा हिस्सा है जहां बीजेपी को सत्ता में आने के लिए अभी लंबा सफर तय करना है, लेकिन दक्षिण का दुर्ग अभी तक बीजेपी के लिए उस तरह से भेद्य नहीं है। दक्षिण के 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना में बीजेपी अपना जनाधार बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दक्षिण भारत एक ऐसा सियासी दुर्ग है जिस पर फतह करने के लिए बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट और प्रादेशिक दलों में खींचतान हमेशा से लगी रहती है। दक्षिणी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा रहा है। जातिगत राजनीति की अपनी तासीर है और इस समीकरण से बीजेपी की जो ब्रांड पॉलिटिक्स और कांग्रेस की रोड शो राजनीति बहुत ज्यादा मेल नहीं खाती। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि आखिर अब ऐसे में किस तरह से बीजेपी अपना रंग चढ़ा पाती है दक्षिण भारतीय मतदाताओं पर। भारतीय जनता पार्टी ने दक्षिण के दंगल के लिए खास रणनीति बनाई है। कर्नाटक, केरल, तेलंगाना पर बीजेपी का खास फोकस होगा। कर्नाटक दक्षिण भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां बीजेपी ने अपने दम पर सरकार बनाई है। न सिर्फ यहां बीजेपी का प्रदर्शन अपने चरम पर रहा है, बीजेपी के कर्नाटक से BS येदियुरप्पा, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू जैसे कई कद्दावर नेता हैं। यहां पर पार्टी का आधार भी बहुत मजबूत है। हाल में PM मोदी ने राज्य को सौगात देते हुए डबल इंजन सरकार की बात कही थी। ये इशारा काफी है। साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे कर्नाटका के विकास के लिए, यहां की कनेक्टिविटी के लिए काम कर रही है, इसका एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। 2014 से पहले केंद्र में जो सरकार थी, तब रेल बजट में कर्नाटका के लिए औसतन 800 करोड़ रुपए की व्यवस्था हर साल होती थी। कर्नाटका के मीडिया के मित्र जरा ध्यान रखेंगे, पहले की सरकार हर वर्ष एवरेज 800 करोड़ रुपीस का प्रावधान करती थी। इस साल के केंद्र सरकार के बजट में इसके लिए लगभग 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं बीजेपी ने जनता दल सेक्युलर या JDS पर अपने हमले तेज कर दिए हैं। इन चुनावों में बीजेपी अल्पसंख्यकों के बीच अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कर्नाटक दौरे में कहा था कि JDS और कांग्रेस में ज्यादा अंतर नहीं है। शाह ने कहा था कि जो पार्टियां 30 से 35 सीटें जीतती हैं और ब्लैकमेल का सहारा लेती हैं, ऐसी पार्टियों को लंबे समय तक मौका नहीं देना चाहिए। सीधी लड़ाई है, क्योंकि JDS को तो वोट देने का मतलब है कांग्रेस को वोट देना। तो सीधी लड़ाई हुई या नहीं हुई? ये अभी JDS वाले कुछ अफवाह फैला रहे हैं, हमारे साथ भाजपा आएगी, हम साथ में रहेंगे। मैं सभी कार्यकर्ताओं को कर्नाटक को कहने आया हूं, हम किसी भी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, अकेले सरकार बनाएंगे। ये दो खेमे पड़ गए हैं और ये दो राजनीतिक विचारधाराओं के खेमे नहीं है। बीजेपी वोक्कलिगा समुदाय पर भी दांव खेलेगी। वोक्कलिगा कर्नाटक की आबादी का कम से कम 15% हिस्सा है। साथ ही उन्हें लिंगायतों के बाद राज्य में दूसरे सबसे प्रभावशाली वोट बैंक के रूप में देखा जाता है। इसी समुदाय से जद एस सुप्रीमो HD देवगौड़ा संबंधित हैं। पुराना मैसूर क्षेत्र की सीटों से जीतने के लिए भी तैयारी की जा रही है। ऐसी संभावना है कि आने वाले चुनाव में भाजपा अकेले दम पर चुनाव लड़ सकती है। कर्नाटक में लिंगायतों के बाद
15% की आबादी के साथ वोक्का लिंगा समुदाय वहाँ पे दूसरी सबसे प्रभावशाली वोट बैंक के तौर पे मानी जाती रही है। हम खूब जानते हैं कि वो जिस क्षेत्र में उनका वर्चस्व रहा है उन क्षेत्रों में तकरीबन 59 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार तकरीबन 9 विधानसभा सीटें जीती थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी की कोशिश ये होगी कि वहाँ समान विचारधारा वाले पार्टियों के साथ तालमेल बना के अपनी पैठ को और मजबूत की जाए, जिसमें उनको भगवा पार्टी दिखाई देती है और भगवा पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जैसे ही विचारधारा वाली पार्टी वहाँ पे है, जिसके साथ वो मिलकर के वहाँ पे अपने वर्चस्व को और मजबूत करती हुई। वैसे पिछले दिनों कांग्रेस ने सौगातों के वादे करके अपनी चुनावी उपस्थिति दर्ज कराई थी। So in this scheme, each head of a family who is a woman will get 2,000 rupees per month. That means 24,000 rupees will be directly sent to your account in a year. This is called the Griha Lakshmi Yojana, and it is part of the bigger scheme of Nanayaki. You know, we have also announced the 200 rupees, the 200 units free electricity recently. बात केरल की करें तो केरल की राजनीति में कैडर आधारित सियासत का दबदबा रहा है। राज्य में वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस गठबंधन बारी बारी से सत्ता में आते जाते रहे हैं। केरल की राजनीति में बीजेपी एक कमजोर खिलाड़ी रही है। हालांकि आरएसएस के कार्यकर्ताओं का केरल में मजबूत आधार है। 2014 से राज्य में बीते 4 चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत 10 से 13% के आसपास रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट प्रतिशत सबसे ज्यादा 13% रहा। केरल में जनाधार बढ़ाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिशें कर रही है, फिर भी बीजेपी यहां कुछ खास कामयाबी हासिल नहीं कर सकी है। यहां बीजेपी की रणनीति को धार देनी होगी। जहाँ तक केरल की बात है तो केरल की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी हमेशा से एक कमजोर खिलाड़ी के तौर पर मानी जा रही है। हालांकि सब जानते हैं कि वहाँ के लिए उनके पास बहुत ही मुफीद अपने जनाधार को बढ़ाने के लिए आरएसएस के कार्यकर्ता भी हैं, बहुत सारे उनके लिए मसले भी हैं वहाँ पे। लेकिन इसके बावजूद तकरीबन 30% ईसाई और 20% मुस्लिमों की आबादी वाला केरल, 50% से ज़्यादा आप कह सकते हैं कि वहाँ अल्पसंख्यकों की आबादी है। उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कुछ बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती है। वहीं तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले चुनाव लड़ा था और उसका वोट प्रतिशत महज 7% था। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में बीजेपी का वोट प्रतिशत में इजाफा हुआ और ये बढ़कर 19% पहुंच गया था। इसके बाद से राज्य में बीजेपी की परफॉर्मेंस में लगातार सुधार हो रहा है। बीजेपी ने 2020 में हुए हैदराबाद नगर निगम चुनाव में राजनीतिक पंडितों को चौंका दिया था। अगर बीजेपी तेलंगाना में चौंकाने वाले नतीजे देती है तो कर्नाटक के बाद दक्षिण भारत के एक और राज्य में बीजेपी के जनाधार का विस्तार होगा। तेलंगाना में हाल ही में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने सत्तारूढ़ टीआरएस को कड़ी टक्कर दी थी और मुख्य प्रतिद्वंदी बनकर उभरी। इस प्रक्रिया में बीजेपी ने उसी कांग्रेस को पीछे छोड़ दिया। अगर बढ़त बनी रही तो तेलंगाना में बात बन सकती है। तेलंगाना में इस साल जो चुनावी वर्ष है उसमें इसी महीने 28 तारीख को अमित शाह वहाँ पे एक चुनावी रैली शुरू करेंगे और उसके बाद फरवरी के माह से जो चुनावी वर्ष में रैलियाँ शुरू होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी ने तकरीबन 11,000 रैलियों को वहाँ पे आयोजित करने की बात की है। उन्हें पता है कि यदि तेलंगाना में अपनी पैठ को मजबूत करनी होगी तो ओवैसी साहब को भी बार बार कुरीदते रहना होगा। हम खूब जानते हैं कि पिछली बार 6.30% वो उन लोगों ने वोट का प्रतिशत पाया था, लेकिन जब वो लोकसभा के चुनाव आए थे तकरीबन 19% के हिसाब से 4 सीटों में वो कन्वर्ट हो गया था। तो इस बार उनकी कोशिश होगी कि वहाँ किसी तरह से एक ध्रुवीकरण का माहौल बनाया जाए। कुल मिलाकर दक्षिण का दुर्ग अभेद नहीं है। सही रणनीति और सही समुदायों का साथ मिला तो बीजेपी अपनी विजय पताका दक्षिण के राज्यों में फहरा सकती है। वैसे राहुल के रोड शो और उमड़ते जनसैलाब ने बीजेपी को चिंतित जरूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। राज्यों की रणनीति के बाद अब हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी की बारीकियों पर गौर करेंगे। सबसे पहले बात अल्पसंख्यकों की, खास तौर पर पसमानदा मुसलमानों की। मोदी को पसमानदा क्यों पसंद आ रहे हैं, ये समझेंगे। मोदी ने इस बार अल्पसंख्यकों को पर अपना संपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है। इनमें पसमानदा मुसलमानों का जिक्र है। पसमानदा मुसलमान वे मुसलमान हैं जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं। इनमें बैकवर्ड, दलित और आदिवासी मुसलमान शामिल हैं।
पूरे मुस्लिम समुदाय में 80% पसमानदा है। उपेक्षा के कारण ये एक मजबूत वोट बैंक भी है। दिल्ली से पहले हैदराबाद में हुई बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि पार्टी के सभी सांसद और विधायक पिछड़े मुस्लिमों के इलाकों में जाकर देखें उन्हें केंद्र की सभी कल्याणकारी योजनाओं का पूरा फायदा किस तरह से मिल पा रहा है। यूपी, बंगाल, असम, झारखंड जैसे राज्यों में इनकी बहुतायत है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें से 30 विधायक पसमानदा हैं। आप इसी से समझ सकते हैं कि ताकत कितनी है इस वोट बैंक में। इसमें कोई दो राय नहीं कि यूपी या देश के दूसरे राज्यों में मुसलमानों को वोट बीजेपी को कभी नहीं मिला। ये जरूर रहा है कि जिस पार्टी में भी बीजेपी को हराने का दम दिखा, मुसलमानों का एक मुश्त वोट वहां गया, लेकिन जहां भी ये वोट बैंक बिखरा, बीजेपी को उससे खूब फायदा हुआ। लेकिन बीजेपी ने भी इसको लेकर रणनीति बनाई है। अब इसको लोकसभा चुनाव में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का प्लान के साथ जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ही नहीं तमाम अन्य महत्वपूर्ण राज्यों में मुस्लिमों का, खासकर मुस्लिम वोटों का विशेष भूमिका रही है उस राज्य में सरकार बनाने या नहीं बनाने पर। ऐसे में बीजेपी उनकी उपेक्षा करके आगे नहीं बढ़ सकती। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अब थोड़े बदले बदले दिखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि 2024 की डगर आसान नहीं होगी। विपक्षी पार्टियों ने कमर जो कस ली है, इसीलिए बीजेपी अब सीटों का दायरा बढ़ाने के लिए नए विकल्प तलाश रही है। इसी कड़ी में मोदी को अब मुस्लिम समुदाय पर दांव खेलने की तैयारी पर हैं। बोहरा पसमानदा उन्हें पसंद आने लगे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत इस संकल्प को दोहराते हुए हमारे सारे राज्य एक दूसरे के साथ समन्वय करें, एक दूसरे के भाषा को, कल्चर को हम किस प्रकार से अपनाएं, किस प्रकार से उसके साथ हम लोग एक भावनात्मक रूप से जुड़े, इसके भी कार्यक्रम हो। जिस प्रकार से काशी में तमिल संगमम हुआ, उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय के बोहरा पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हमें सरकार की नीतियां लेकर जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। ये बातें 17 जनवरी 2023 को बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी। इससे करीब 6 महीने पहले 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में आयोजित बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पीएम मोदी ने पसमानदा मुस्लिमों के लिए स्नेह यात्रा की घोषणा की थी। इस यात्रा का मकसद पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर बीजेपी से जोड़ने की पहल करना था। पसमानदा शब्द फारसी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूट गए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा कहा जाता है। जो मुस्लिम जातियां सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हैं, उन्हें पसमानदा मुस्लिम कहते हैं। इनमें वो जातियां भी शामिल हैं जिनसे छुआछूत प्रथा होती है, लेकिन ये हिंदू दलितों की तरह अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल हैं। अलग अलग जातियों में बटे पिछड़े मुस्लिमों को जाति से जमात की नीति पर एकजुट करने के लिए पसमानदा शब्द की शुरुआत हुई थी। अब भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी 80% से ज्यादा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा एक दुष्प्रचार रहा है कि वो मुस्लिम विरोध की पार्टी है। तो अगर इस बात को देखा जाए तो पसमानदा मुस्लिम अगर उसके साथ जुड़ता है तो भारतीय जनता पार्टी की छवि अच्छी होगी। और जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज के दलित पिछड़ों को अपने साथ मिलाकर एक जो दलित विरोधी या पिछड़ा विरोधी पार्टी का जो टैग था, या ब्राह्मणवादी या मनुवादी पार्टी का जो टैग था, उससे वो बाहर निकल आई। ठीक उसी प्रकार से मुस्लिम समाज में सामाजिक न्याय के प्रश्न को वो एड्रेस करके अगर पसमानदा को अपने साथ जोड़ती है,
जो कुल भारतीय मुस्लिम जो भारत के अंदर बसते हैं उसका 90% भाग है, तो वो एक जो उसके ऊपर एक मुस्लिम विरोध का लेवल है वो ठीक हो जाएगा। बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को साधने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। पसमानदा के लिए बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही स्नेह यात्रा भी निकाल चुकी है। बीजेपी इन्हें टिकट देकर अपनी तरफ खींच सकती है। सुन्नियों पर बीजेपी ने इस बार ये बड़ा प्रयोग किया है। साथ में बीजेपी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज चमकाने में भी मदद मिलेगी। इसी कड़ी में बीजेपी को जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ाकर सत्ता में मजबूती से आने के लिए पसमानदा मुस्लिमों को साधने की कोशिश है। वोटों की पैंठ बनाने में बीजेपी को पसमानदा मुस्लिमों से खासी मदद मिल सकती है। यूपी विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा का वोट बीजेपी को मिला है और इसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी की जीत में पसमानदा ने अहम भूमिका निभाई है। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें से 30 विधायक पसमानदा हैं। उत्तर प्रदेश के 45% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को 42,000 वोटों से जीत मिली थी। मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% हैं। यूपी में पसमानदा मुसलमानों को जो सियासी गणित है, देखें एक बात समझें कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी तथाकथित समाजवादी सामाजिक न्याय की पार्टी है, चाहे वो बहुजन आंदोलन की पार्टी हो, समाजवादी आंदोलन की पार्टी हो, सबकी सरकारें पसमानदा वोट से ही बनती आई हैं। और वो अलग बात है कि मुस्लिम नाम पे ध्रुवीकरण करके या इस तरह करके वो वोट हासिल कर लेती हैं, जिसका सीधा फायदा अशराफ वर्ग को होता है। तो ज़बरदस्त संख्या भी है। मैं समझता हूँ कि 19-19.5% जो आबादी है मुसलमानों की उत्तर प्रदेश के अंदर, उसका 16 से 16.5% आबादी जो है पसमानदा वोटर्स हैं, जो मुस्लिम नाम पे वोट देते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने एक पहल किया है कि वो अपने सामाजिक जो उसकी पहचान है पसमानदा की, पिछड़े की, दलित की, आदिवासी की, उस आधार पे वोट करता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ मात्रा में भी वो पसमानदा वोटर को अपनी तरफ कर लेती है, तो ये सीधे सीधे जो तथाकथित सेकुलर और सामाजिक न्याय की पार्टियां, उनका बुरी तरह से नुकसान होगा। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले यूपी बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए के सहयोगी पार्टियां अन्ना द्रमुक, अपना दल, निषाद पार्टी, जेजेपी, राष्ट्रीय लोजपा, बीपीएफ, एजीपी, आईपीएफटी आदि पसमानदा मुस्लिम समुदायों को जोड़ने के लिए अन्य छोटे सहयोगियों के माध्यम से अपने मास्टर प्लान को लागू कर सकती है। यानी चुनाव में ये पार्टियां पसमानदा सामुदायिक नेताओं को मुस्लिम बहुल सीटों पर उनके चुनाव चिन्ह पर टिकट देंगी। भले ही ये पार्टी चुनाव न जीत सके, लेकिन मुस्लिम वोटों को बांटने और विपक्षी दलों को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाएगी। कुल मिलाकर पसमानदा मुस्लिमों को अपना बनाकर मोदी विधानसभा और 2024 का लक्ष्य आसान बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन न्यूज। और अब बात आदिवासियों पर लगे दांव की। आदिवासियों को अपना बनाने के लिए बीजेपी लंबे वक्त से कोशिश कर रही है। जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाया गया, तब सियासी रणनीति और भी साफ हुई। फिर लगातार आदिवासियों के हित की बात की जाने लगी। देश की 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हालांकि सियासी तौर पर आदिवासी समुदाय का असर इससे कहीं ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासी वोटों की नाराजगी के चलते नुकसान भी उठाना पड़ा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी आदिवासियों की अच्छी खासी जनसंख्या है। इसी के मद्देनजर बीजेपी इस वर्ग पर खूब ध्यान केंद्रित कर रही है। बीजेपी लंबे समय से खुद को आदिवासियों की सबसे भरोसेमंद पार्टी के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में जब बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, तो आदिवासी समुदाय को साधने की रणनीति के तौर पर इसे देखा गया। देश में अनुसूचित जनजाति की आबादी 8.9% है। कई राज्यों में तो सियासी खेल बनाने और बिगाड़ने की ताकत भी आदिवासी रखते हैं।
75 साल 70 साल बाकी लोगों को भी शासन करने का मौका मिला तो ये काम और लोग भी कर सकते थे। तो इस काम का विरोध तो नहीं किया जा सकता है कि उन्होंने पहली बार एक दलित महिला को राष्ट्रपति बनाया, ये एक बड़ा काम है। हाँ, लेकिन ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और बीजेपी कोई भी काम इस तरह से नहीं करती जिसको लेकर के कहा जाए कि वो कोई बहुत नैतिक ढंग से इस तरह काम कर रही है। इसलिए मेरा कहना यह है कि कोई भी रणनीति अगर बीजेपी बना रही है, जैसे मोदी जी ने बिना पूछे अपनी जब जातियां बताई थी पूरे देश को जब वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, वैसे ही उसका लाभ उन्हें मिला। आदिवासियों को भी इस तरह की चीजों को बता करके ये बात तो संदेश दिया ही जा रहा है कि आप हमें वोट करें। देश की 47 लोकसभा सीटें और 487 विधानसभा सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। हालांकि सियासी तौर पर आदिवासी समुदाय का असर इससे कहीं ज्यादा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन 47 आरक्षित सीटों में से 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में कई राज्यों में आदिवासी वोटों की नाराजगी के चलते नुकसान भी उठाना पड़ा था। आदिवासी खासकर झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात में हैं, जिनमें से झारखंड, गुजरात को छोड़कर बाकी राज्यों में 2024 से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आदिवासी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। इस तरह से 4 राज्यों में 128 विधानसभा सीटें आदिवासी समाज के लिए आरक्षित हैं। इन 4 राज्यों के आदिवासी सीटों के नतीजे को देखें तो बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जबकि कांग्रेस बड़ी संख्या में इन सीटों पर अपना कब्जा जमाए बैठी थी। ऐसे में बीजेपी आदिवासी वोटों को लेकर गंभीर रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासी मतदाता किंग मेकर माना जाता है। 2018 में बीजेपी की सत्ता से विदाई में आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका रही है। मध्य प्रदेश में कुल 47 सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। 2018 के चुनाव में 31 सीटें कांग्रेस को मिली, जबकि 16 सीटें बीजेपी को और 1 सीट पर निर्दलीय को जीत मिली है। ये बीजेपी के लिए सियासी तौर पर बड़ा झटका रहा है। वहीं छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें आदिवासी बहुल इलाकों से हैं, जो उनके लिए आरक्षित हैं। बीजेपी आदिवासी वोटों के भरोसे सूबे की सत्ता में 15 साल तक बनी रही, लेकिन 2018 के चुनाव में आदिवासियों ने बीजेपी को सिरे से नकार दिया था। आदिवासी सुरक्षित 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी को महज 3 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को 25 सीटें मिली थीं। हमारा सवाल ये है कि कितने जज, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील और फेलोशिप के देने में, जमीन के मालिकाना हक में, इनमें आदिवासियों का क्या न्याय हुआ, ये सवाल बीजेपी से पूछा जाना चाहिए। दूसरे सवाल के जवाब में जो आपने पूछा है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश ये तीनों राज्य ऐसे हैं जहां आदिवासियों की संख्या बहुत ज्यादा है और बिना उनके वोट को लिए हुए कोई भी राज्य के स्तर पर चुनाव जीतना या 24 के लोकसभा चुनाव को जीतना किसी भी पार्टी के लिए नामुमकिन है। राजस्थान की कुल 200 विधानसभा सीटों में से 25 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 2018 चुनाव में इनमें से कांग्रेस को 12, बीजेपी को 9, बीटीपी को 2 और निर्दलियों को 2 सीटों पर जीत मिली थी। राजस्थान के आदिवासी बेल्ट में बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है, लेकिन 2018 में कांग्रेस सेंधमारी लगाने में कामयाब रही थी। महाराष्ट्र में लोकसभा की 4 और विधानसभा की 25 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर के राज्यों में ज्यादातर सीटें आदिवासी समुदाय के लिए आरक्षित हैं। बीजेपी इसी सारे समीकरण को देखते हुए आदिवासी बेल्ट में अपनी सियासी जड़ें मजबूत करने की तमाम कवायद करती रही है। गुजरात में करीब 15% आदिवासी वोट हैं, जिनके लिए 27 सीटें आरक्षित हैं। कांग्रेस का ये मजबूत वोट बैंक मानी जाती हैं। देश में आदिवासी 8% हैं, जो कुल आबादी के 10 करोड़ से अधिक हैं। ऐसे में ये समीकरण बीजेपी को भविष्य में सियासी तौर पर लाभ दिला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि बीजेपी अपने हिंदुत्व एजेंडे को बिल्कुल भूल चुकी है और पसमानदा मुस्लिमों और आदिवासियों पर भी अपना ध्यान लगाए हुए है। नेपथ्य में मंदिर मस्जिद भी खूब हो रहा है। माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से हिंदुत्व के बुनियादी मसले को उकेरेगी और अपनी जीत दर्ज करेगी, लेकिन अलग अलग तरह से ये सब कुछ किया जाएगा। हिंदुत्व के साथ साथ पार्टी विकास के एजेंडे को भी बराबर साथ लेकर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी इशारा मिल चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों पर जोर रहेगा।
उसी आधार पर अब एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों में माहौल बनना शुरू हो चुका है। ऐसे में तमाम राज्यों में धार्मिक कॉरिडोर बन रहे हैं, मंदिरों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल महालोक का भव्यतम तरीके से शुभारंभ किया जा रहा है। देश के तमाम राज्यों में भी मंदिरों का कायाकल्प हो चुका है। 2024 चुनाव से पहले तमाम मंदिरों में जब एक के बाद एक खुलेंगे तो एक नया माहौल बनेगा। वहीं कांग्रेस अगर नफरत और मोहब्बत की दुकान खोल रही है तो बीजेपी ने अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन की तारीख बता के सियासी इशारा तय कर दिया है। मंदिरों की राजनीति पर किस तरह से अब तक सरकारें बनती आई हैं और क्या उम्मीद अब आगे हम कर सकते हैं, देखिए रिपोर्ट। 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। – 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी एक बार फिर अपना तुरुप खेलने की तैयारी में है। जी हां, विकास के रोड प्लान में बेहद तरीके से मंदिरों का समावेश होगा और हिंदुत्व के राष्ट्रीय गौरव को भुनाया जाएगा। इस बाबत भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाईकमान से इशारा मिल चुका है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किन मुद्दों के साथ चुनावी मैदान में उतरना है। उसी आधार पर अब एक बार फिर से देश के अलग अलग राज्यों से माहौल बनना शुरू हो चुका है। लोकसभा के चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, सभी राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से चुनावी तीर कमान संभालकर मैदान में उतर रहे हैं। भारत माता के। इसी कड़ी में जहां कांग्रेस पार्टी ने नफरत और मोहब्बत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर चुनावी मैदान में उतरकर आगाज किया, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन की तारीख बताकर सियासी राह पर अपना इशारा स्पष्ट कर दिया। मोदी जी ने 2019 में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया और युवाओं, मैं आपको बताने आया हूं, 1 जनवरी 2024 का रिजर्वेशन अयोध्या का करा लीजिए। अयोध्या में भव्य राम मंदिर वहां पर बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, उसी तरह राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी एजेंडे स्पष्ट करती जा रही है। खासकर भारतीय जनमानस में अगर आप भारतीय इतिहास देखें तो दरअसल यहाँ पे धर्म ने जनमानस को जोड़ने का काम किया, क्योंकि बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही समय समय पर जबकि समाज के टूटने का डर था, लेकिन धर्म ने एक ऐसी भूमिका निभाई जिसकी वजह से समाज एक सूत्र में बंधा रहा। और भारत का जो धर्मनिरपेक्षतावाद भी है, जो सेकुलरिज्म भी है, वो भी इसी प्रेरणा पर आधारित है। यहाँ पे राजनीति और प्रशासन में धर्म की कोई बहुत दूरी नहीं बताई गई है, बल्कि राजनीति और धर्म की समान दूरी सभी धर्मों के साथ बताई गई है। अमित शाह ने जिस तरीके से कुछ दिन पहले नॉर्थ ईस्ट में राम मंदिर में भक्तों के लिए दर्शन की तारीख का ऐलान किया, उसी दिन स्पष्ट हो गया था कि आने वाले दिनों में चुनावी रणनीति की तासीर क्या होगी। सिर्फ अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर की ही बात नहीं, बल्कि बीते कुछ समय से जिस तरीके से अलग अलग राज्यों में मंदिरों के कायाकल्प की तैयारियां हो रही है या कायाकल्प हो चुके हैं, उससे इस रणनीति का इशारा मिल गया है। जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन के महाकाल महालोक का भव्यतम तरीके से शुभारंभ किया, वह न सिर्फ देश बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। इसी तरह राम मंदिर की तारीख की घोषणा करके भी स्पष्ट तौर पर संदेश दिया जा चुका है कि केंद्र सरकार तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान योजना के तहत देश के अलग अलग राज्यों के तीर्थ स्थलों का कायाकल्प कर रही है। इस योजना के तहत नॉर्थ ईस्ट के कई मंदिर और तीर्थ स्थलों का भी पुनरुद्धार और कायाकल्प किया जा रहा है। इसमें अरुणाचल प्रदेश का परशुराम कुंड भी शामिल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 23 मई को कुंड में ऋषि परशुराम की 51 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा की नींव रखी थी। प्रसाद योजना के तहत परशुराम कुंड के लिए केंद्र सरकार ने 3,787 लाख रुपए परशुराम कुंड जीर्णोद्धार
और विकास के लिए जारी किए हैं। इस साल नवंबर तक यहाँ का काम पूरा हो जाएगा। जैसे ही राम मंदिर बनकर तैयार होगा, देश और विदेश से राम भक्तों का आना भी शुरू हो जाएगा। इसके लिए अयोध्या में पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के साथ साथ लाखों लोगों के आने जाने के लिए बड़ा रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। चुनाव नजदीक आते आते जैसे ही धार्मिक स्थल और अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़नी शुरू होगी और भारतीय जनता पार्टी का बगैर कहे अपना हिंदुत्व का सियासी एजेंडा भी रास्ते पर आ जाएगा। यही हिंदुत्व का एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा के चुनावों की तरह एक बार फिर बड़ी ताकत के तौर पर उभर सकता है। ये है बीजेपी का सीक्रेट मिशन। सिर्फ अपने नॉर्थ ईस्ट ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान और दक्षिण भारत के तमाम बड़े मंदिरों के कायाकल्प की तैयारियां भी शुरू हो चुकी है। छोटे छोटे मंदिरों के कॉरिडोर को डेवलप करने के लिए अलग अलग राज्यों की इकाइयों ने सर्वे भी पूरा कर लिया है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे जिलों के इतिहास समेटे हुए पुराने मंदिरों का कायाकल्प भी किया जा रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और दक्षिण भारत के भी मंदिरों में प्रसाद योजना के तहत विकास कार्य और डेवलपमेंट का पूरा खाका खींचा जा रहा है। तो धर्म का कोई निषेध नहीं है भारतीय राज्य प्रशासन में। एक तो ये बिंदु हमें ध्यान में रखना चाहिए कि आप भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका को सिरे से उसकी आलोचना आप नहीं कर सकते, ना भूमिका नकारी जा सकती है। दूसरी बात यह है कि जब हम राजनीतिक दल की बात करते हैं तो डुवर्जन ने बहुत ही स्पष्ट परिभाषा की है कि राजनीतिक दल वे होंगे जो सत्ता के लिए संघर्ष करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर अपने धर्म विषयक उपलब्धियों को लेकर के चुनाव में उतरती है तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, मेरा ख्याल है अगर राजनीतिक पार्टी कोई भी होगी तो वो इन सारी उपलब्धियों को परे रख करके तो तैयारियों में नहीं उतरना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारों में कराए जाने वाले विकास के कार्यों को तो अव्वल रखेगी, लेकिन हिंदुत्व का मुद्दा खुद ब खुद स्थापित होगा और अगर हिंदुत्व का उन्माद चढ़ा तो सियासी जंग के तेवर बदल जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। तो कुछ ऐसा ताना बाना है बीजेपी की चुनावी रणनीति का। अगर सबका साथ, सबका विकास के नारे लगाए जा रहे हैं तो वोट के लिए अभी से ही सभी को साधा जा रहा है, सबका साथ मांगा जा रहा है। विकासकारी योजनाओं की सौगात को चुनावी शंखनाद के साथ जनता को दी जा रही है। डबल इंजन सरकार के गुण गाए जा रहे हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को विकास गाथा से जोड़ा जा रहा है और इस बार अल्पसंख्यकों को भी याद किया जा रहा है। जाहिर है कि चुनावी दबाव में सब संभव है, सबका साथ चाहिए तभी सत्ता मिलेगी। इन सब के बीच कांग्रेस के कमबैक का डर भी सता रहा है। बीजेपी के लिए राहत की बात यह है कि विपक्ष अभी भी बिखरा सा है, लेकिन राजनीति में सब संभव है और अगर विपक्ष ऐन वक्त पर हाथ मिला ले तो बीजेपी के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ऐसे में आने वाला विधानसभा चुनाव अगर बीजेपी की परीक्षा है तो कांग्रेस की भी अग्नि परीक्षा है। यहाँ राहुल की मेहनत और पहल को आंका जाएगा। बहरहाल बीजेपी अपने सियासी अश्वमेध यज्ञ के लिए सब कुछ आहुति देने के मूड में दिख रही है। चुनाव के नतीजे सिर्फ दिलचस्पी नहीं होंगे बल्कि सत्ताधारी और विपक्ष को बनाने बिगाड़ने वाले भी होंगे, इसमें कोई शक नहीं। तो तब तक हम विशेष में आज इतना ही आपको दिखाते हैं और अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके सामने एक नए विशेष के साथ। और तब तक हमें इंतज़ार करना चाहिए कि आखिर सियासी पटल पर अब नया क्या होने वाला है। ये खेल है जो रात दिन चलता रहेगा और चल रहा है, पर ऐसे में हमें इस बात की ताकीद करनी होगी कि ये तमाम नेता हम जनता के मूल सरोकारों को न भूलें। तभी पार्टी कोई भी हो, सत्ता में कोई भी हो, लेकिन यदि प्रजातंत्र की रक्षा हो रही है, जनता की सेवा हो रही है, तो वही पार्टी आदर्श बन सकती है। तैयारियां बीजेपी की खास हैं, असर क्या होने वाला है वो देखने की बात होगी। आज विशेष में इतना ही। नमस्कार।